Chapters 11-13 Giant Disaster Blazing Tree, 11-14 Obtaining one of two true inheritances, 11-15 Opening Heavenly Crystal Eagle Nest, 11-16 A Dead Egg Chapter Start, Chapter 11-13 Giant Disaster Blazing Tree। इंट्रीमे को खत्म करने के लिए उससे काफी सारा इमॉर्टल एसेंस खर्च करना पड़ेगा। इंट्रीमे की संख्या पहले अर्थली कैलेमिटी के स्नो मॉन्स्टर्स से भी ज्यादा थी और उनकी अजीबोगरीब आत्मनिर्भर शक्ति थी। फैंग युआन देख सकता था कि कई टूटी हुई टहनियां जो जमीन में घुसी हुई थी, उन पर नई पत्तियां उगने लगी हैं। जब तक वो ट्रिपल लेड स्वॉर्ड वेव जैसे किलर मूव्स का इस्तेमाल करके इंट्रीमे को पूरी तरह से नाश न कर दे, तब तक फ्यूचर में प्रॉब्लम से बचना मुश्किल था। वरन जब ये पेड़ बढ़ेंगे तो वो इमॉर्टल एपर्चर के अंदर की अर्थ की को बड़ी मात्रा में खर्च कर देंगे। लेकिन इंट्रीमे को मारने के लिए ट्रिपल लेड स्वॉर्ड वेव या फ्लाइंग स्वॉर्ड इमॉर्टल गू का इस्तेमाल करना बहुत महंगा सौदा था। अगर मैं एक फायर पाथ गू इमॉर्टल होता तो ये मेरे लिए कोई प्रॉब्लम हाई नहीं होती। फैंग युआन ये सोच ही रहा था कि अचानक उससे एक आवाज सुनाई दी। इंट्रीमे के लाशों से आग लगने लगी थी। आग तेजी से भड़की और पलक झपकते ही वो फैल गई और अनगिनत ट्रीमे को अपनी चपेट में ले लिया। आग इंट्रीमे के शरीर पर भड़कती रही, इंट्रीमे को कोयले में बदल दिया। उनकी पत्तियां पूरी तरह से जलकर राख हो गईं, उनमें से बहुत सारे मर गए। आग को ट्रीमे से पोषण मिला और वो और बड़ी हो गई। वो लगभग 20 मीटर ऊंची हो चुकी थी। भड़कती हुई आग फैंग युआन की तरफ बढ़ने लगी। फैंग युआन हैरान रह गया। ये हो क्या रहा है? जाहिर है यह अर्थली कैलेमिटी का हाई एक हिस्सा था। लेकिन अर्थली कैलेमिटी खुद ही क्यों जलने लगी? हेवंस विल करना क्या चाह रही थी? क्या वो फैंग युआन की प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रही थी? फैंग युआन ने जल्दी से इस पॉसिबिलिटी को खारिज कर दिया। क्या मजाक है? भला हेवंस विल उसकी मदद क्यों करेगी? दहकती हुई आग के बीच एक विशाल आकृति खड़ी थी। नारंगी लाल आग में एक 7 मीटर लंबा दानव उठ खड़ा हुआ। ये है। फैंग युआन की सुई की नोक जैसी पतली हो गई। उसने अनजाने में ही अपने दांत बीन लिए। जायंट डिजास्टर ब्लेजिंग ट्री। ये एक एंशिएंट डेसोलेट प्लांट था। इतिहास में इमेमोरियल रेड हेवन में अक्सर ये जायंट डिजास्टर ब्लेजिंग ट्रीज पाए जाते थे। लेकिन इस तरह का एंशिएंट डेसोलेट प्लांट पांचों रीजन्स में बहुत कम देखा जाता था, हालांकि खत्म नहीं हुआ था। जायंट डिजास्टर ब्लेजिंग ट्रीज किसी भी तरह के पेड़ से बन सकते थे। जब जंगल में आग लगती है तो अनगिनत जीवों के मरने के बाद इस जायंट डिजास्टर ब्लेजिंग ट्री के बनने का एक चांस होता था। जायंट डिजास्टर ब्लेजिंग ट्री का शरीर दहकती हुई आग से ढका हुआ था। वो लगातार जलता रहता, कोई उसके पास नहीं जा सकता था। और सबसे कमाल की बात यह थी कि ये जायंट डिजास्टर ब्लेजिंग ट्री उसके पास आने वाले किसी भी जीव के लिए बाद लक लाता था। हेवंस विल सच में कितनी चालक है। साफ दिख रहा है कि हेवंस विल ने मेरे ऊपर डॉग शिट लक के प्रोटेक्शन को नोटिस कर लिया है। इसने इस जायंट डिजास्टर ब्लेजिंग ट्री को मेरी गुड लक तबाह करने के लिए बनाया है। फैंग युआन को एक बहुत बड़ी चुनौती महसूस हुई। आमतौर पर अगर उसे जंगल में एक जायंट डिजास्टर ब्लेजिंग ट्री मिलता तो वो समझदारी से उससे बचने का फैसला करता। लेकिन अब यह जायंट डिजास्टर ब्लेजिंग ट्री सीधे उसके इमॉर्टल एपर्चर में प्रकट हो गया था। ये उसके इमॉर्टल एपर्चर की अर्थ की को खत्म कर रहा था और उसके लिए तबाही और बाद लक ल रहा था। डॉग शिट लक के असर को नाकाम कर रहा था। अगर उसने इसे अकेला छोड़ दिया तो जल्द ही फैंग युआन बेहद अनलकी हो जाएगा। कुछ भी ठीक नहीं होगा। हो सकता है उससे एक बड़ी आफत का सामना भी करना पड़े। और इमॉर्टल गू रिफाइन करने के बारे में तो वो भूल ही जाए। आग भड़क रही थी, जलते हुए पेड़ों से चटकने की आवाजें आ रही थी। ब्लेजिंग ट्री एक बहुत ही अजीब जगह पर प्रकट हुआ था। वो डांग माउंटेन के पास था। बेशक फैंग युआन ने अपने डिफेंस एक्टिवेट कर लिए थे, फिर भी भयंकर आग उसकी भुहों और बालों को सुखा रही थी। ये तो सिर्फ बाहरी हिस्सा है, पर यहाँ का टेम्परेचर इतना है, तो इस ब्लेजिंग ट्री के सेंटर में क्या हाल होगा? फैंग युआन ने एक आह भरी और वहां से निकल गया। उसने डांग माउंटेन छोड़ दिया। उसके पास लैंडस्केप एज बिफोर था। वो डांग माउंटेन को पूरी तरह से नाश होने से पहले रिस्टोर कर सकता था। प्रॉब्लम यह थी कि इस जायंट डिजास्टर ब्लेजिंग ट्री को कैसे मारा जाए जो डांग माउंटेन की आधे से ज्यादा ऊंचाई तक पहुंच गया था। स्वॉर्ड मार्क्स टारगेटिंग डेथ, ट्रिपल लेयर्ड स्वॉर्ड वेव, पॉइजन स्पीड। फैंग युआन ने कई किलर मूव्स का इस्तेमाल किया, लेकिन वो भी असर थे। हवा में फैला जहर आग से पूरी तरह खत्म हो गया। फ्लाइंग स्वॉर्ड इमॉर्टल गू जायंट डिजास्टर ब्लेजिंग ट्री को छेड़कर फैंग युआन के पास वापस आ गया, लेकिन जायंट डिजास्टर ब्लेजिंग ट्री सिर्फ जोर से हिला और फिर नॉर्मल हो गया। जहां तक ट्रिपल लेड स्वॉर्ड वेव की बात है, उसने आग को बुझाने में कामयाबी हासिल की,
वो ब्लेजिंग ट्री तक पहुंचा और उसकी कई टहनियों और पत्तियों को नष्ट कर दिया। लेकिन जल्द ही आग फिर से फैल गई और ब्लेजिंग ट्री नॉर्मल हो गया। उसके घाव कुछ ही सांसों में अचानक गायब हो गए। फैंग युआन की ईद चमक उठी, उसके चारों तरफ इमॉर्टल ऑरा फैल गई जब वो चिल्लाया, स्ट्रेंथ पाथ जायंट हैंड। बम! एक विशाल हाथ कहीं से प्रकट हुआ, हवा को धकेलता हुआ और ब्लेजिंग ट्री को एक ऐसी ऑरा के साथ पकड़ लिया जिसे रोकना नामुमकिन था। लेकिन ब्लेजिंग ट्री भी बहुत बड़ा था, वो लगभग डांगू माउंटेन के साइज का आधा था। स्ट्रेंथ पाथ जायंट हैंड ने जायंट डिजास्टर ब्लेजिंग ट्री को पकड़ा और उस उठाने की कोशिश की। लेकिन कुछ देर बाद, कड़ी कोशिश के बाद भी कोई असर नहीं हुआ। जायंट डिजास्टर ब्लेजिंग ट्री की अनगिनत जड़ें इन थी, वो सांपों की तरह जमीन में गहरी दबी हुई थी, तेजी से अर्थ की चूस रही थी। उसके पास आसमान में उड़ने वाली स्प्रिंग डॉन जेड ऑरियोल्स भी थी जो उसकी लाइफ फोर्स को भर रही थी। वो एक पहाड़ की तरह स्थिर था, बिल्कुल भी नहीं हिला। जैसे जैसे वक्त बीता, पूरा स्ट्रेंथ पाथ जायंट हैंड आग में पिघलने लगा, उसका लगभग आधा हिस्सा गायब हो गया। फैंग युआन ने इस विशाल हाथ को गायब कर दिया। उससे कुछ इंस्पिरेशन के बाद एक आइडिया आया। रंबो! एक दूसरा स्ट्रेंथ पाथ जायंट हैंड उड़ता हुआ आया, लेकिन इस बार उसने जायंट डिजास्टर ब्लेजिंग ट्री के बजाय डांग माउंटेन को पकड़ा। फैंग युआन जायंट डिजास्टर ब्लेजिंग ट्री को नहीं उठा सकता था, लेकिन स्ट्रेंथ पाथ जायंट हैंड में पुलिंग माउंटेन की शक्ति थी, वो डांग माउंटेन को उठा सकता था। वुश! हवा के झोंके चले, डांग माउंटेन को फैंग युआन ने हवा में उठा लिया और फिर यूं सीधे जायंट डिजास्टर ब्लेजिंग ट्री की तरफ फेंक दिया। एक जोर की आवाज के साथ पूरी जमीन तेजी से हिल गई। जायंट डिजास्टर ब्लेजिंग ट्री पहाड़ के नीचे दब गया। बड़ी बड़ी आग अब दिखाई नहीं दे रही थी, पहाड़ के बेस के चारों तरफ सिर्फ आग का एक घेरा बचा था। फैंग युआन हवा में तैर रहा था, बिना किसी भाव के युद्ध क्षेत्र को घूर रहा था। जायंट डिजास्टर ब्लेजिंग ट्री हिल नहीं सकता था। उस पर डांग माउंटेन के सोल पाथ डाओ मार्क से हमला हो रहा था, लेकिन उसके पास अजीबो गरीब जीवन शक्ति और दृढ़ता थी। वो अभी भी जोरों से संघर्ष कर रहा था। भड़कती आग ने डांग माउंटेन को भुनना शुरू कर दिया, उसके कुछ पत्थरों को पिघला दिया। जायंट डिजास्टर ब्लेजिंग ट्री से छुटकारा पाना इतना आसान नहीं था। फैंग युआन का मूड भारी था, उसने आसपास देखा, हर तरफ लाल ही लाल था। आग का समंदर, आग पूरे जंगल और यहां तक कि घास के मैदान तक फैल गई थी। जैसा कि उम्मीद थी, हेवंसविल की सारी प्लानिंग सिर्फ जायंट डिजास्टर ब्लेजिंग ट्री को बढ़ाने के लिए थी। भला वो यूएस पर इतनी मेहरबान कैसे हो सकती थी? फैंग युआन की सांसें भारी होने लगी। उसने देखा कि आग के समंदर में और भी ज्यादा जायंट डिजास्टर ब्लेजिंग ट्रीज बन रहे हैं। उनकी जड़ें जमीन में घुस रही थी और वो खुद को मजबूत बनाने के लिए अर्थ की चूस रहे थे। पहला प्लांट अभी तक नष्ट नहीं हुआ था, लेकिन इतने सारे और बन रहे थे। सिर्फ इतना ही नहीं, यह जायंट डिजास्टर ब्लेजिंग ट्रीज गरज रहे थे। वो खड़े हुए और विशाल जलते हुए ट्री में बदल गए। उनका सिर्फ एक टारगेट था, फैंग युआन, जो आसमान में था। बूम बूम बूम! डांग माउंटेन के नीचे पहला जायंट डिजास्टर ब्लेजिंग ट्री भी एक ट्रीमैन बन गया। वो हार नहीं मान रहा था, इस पहाड़ को पलटने की कोशिश कर रहा था। उसके पास अजीब ताकत थी। हर बार जब वो संघर्ष करता, डांग माउंटेन तेजी से हिलता, जिससे एक बड़ी और डरावनी आवाज पैदा होती। एक पाल में सिचुएशन इतनी खराब हो गई जितनी हो सकती थी। फैंग युआन पहले स्नो मॉन्स्टर्स को इग्नोर कर सकता था और धीरे धीरे उन्हें मार सकता था, लेकिन वो इन जायंट डिजास्टर ब्लेजिंग ट्री में को इग्नोर नहीं कर सकता था। भले ही वो धीरे चलते थे, उनका इमॉर्टल एपर्चर पर एक भयानक प्रभाव था। न सिर्फ वो अर्थ की को चूस रहे थे और सॉवरेन इमॉर्टल एपर्चर की नींव को नुकसान पहुंचा रहे थे, बल्कि वो फैंग युआन के लिए बहुत सारा बैड लक भी ला रहे थे। उससे क्या करना चाहिए? आग की रोशनी फैंग युआन के चेहरे पर चमकी, उसके चेहरे पर धीरे धीरे एक मुस्कान आई। शुक्र है, मैंने अपनी तैयारी कर ली थी। उसी समय सदर्न बॉर्डर में शांग शिनसियाई अपने सामने रखे लैंप को देखते हुए खोई हुई थी। आग में ऐसा लग रहा था जैसे फैंग युआन का पुराना रूप दिख रहा हो। ब्रदर हे टू, शैंग शिनसियाई ने मैन हाईमैन सोचा। क्लैन लीडर, क्लैन लीडर? उसने अपने कानों के पास कुछ सुना। आह! शैंग शिनसियाई होश में आई। उसने सियोलैन, सियोडाई, लेडी वे, जो क्वैन और अपने दूसरे सबॉर्डिनेट्स को देखा। सॉरी, मेरा ध्यान फिर से भटक गया था। शैंग शिनसियाई ने जल्दी से माफी मांगी। मिस, ये तीसरी बार है जब आप ख्यालों में खो गई हैं। सियोलैन बड़बड़ाई। मैंने अशिष्टता की, मुझे सच में माफ कर दें। शैंग शिनसियाई ने फिर से कहा। जो क्वान और लेडी वेई ने तेजी से एक दूसरे को देखा, फिर खांसा। अब चलिए पहले वाले टॉपिक पर वापस आते हैं।
हम शांग क्लैन के पुराने यंग क्लैन लीडर्स द्वारा कंट्रोल किए गए गू मास्टर ग्रुप्स को कैसे शामिल करेंगे। मीटिंग के बाद सभी लोग हॉल से निकल गए। सीओ डाई, क्लैन लीडर कैसी हैं? वो लगातार ख्यालों में क्यों खोई रहती हैं? जो क्वान ने पूछा। सीओ डाई ने चिंता भरा भाव दिखाया। मुझे भी ठीक से नहीं पता, ऐसा लगता है कि जब से हायर अप्स ने उनसे मुलाकात की है तब से वो ऐसी हो गई हैं। हायर अप्स? जो क्वान का चेहरा बदल गया। वो शांग क्लैन के गू इमॉर्टल्स के अस्तित्व के बारे में पहले से जानता था। ये ऐसी चीज नहीं थी जिसे वो सुलझा सकता था या जिसमें दखल दे सकता था। ये फैन अब और नहीं रोक पाया। मुझे लेडी शिनसियाई से बात करने दीजिए, शायद एक बहरी व्यक्ति होने के नाते मैं उनसे कुछ जान सकूं। यंग मास्टर, ये आप बहरी नहीं हैं। सीओ लैन मुस्कुराई। हम आपको तकलीफ देंगे यंग मास्टर। ये लेडी वेई ने सर हिलाया, इस बात से सहमत होते हुए। कुछ देर बाद ये फैन शैंग शिनसियाई के स्टडी रूम में पहुंचा। दरवाजे बंद थे। सेंटर के छोटे से छेड़ से ये फैन ने देखा कि शांग शिनसियाई एक कागज का टुकड़ा पकड़े हुए है, यूज ध्यान से देख रही है। वो इतनी गहरी सोच में डूबी हुई थी कि जब ये फैन भारी कदमों से चला तब भी उसने यूएस पर ध्यान नहीं दिया। ये फैन खांसने हाई वाला था कि शांग शिनसियाई को याद दिलाए कि वो यहां है। लेकिन अचानक उसने शांग शिनसियाई की हल्की सी फुसफुसाहट सुनी, ब्रदर हेतु, आप आखिर किस तरह के इंसान हैं? ये फैन का दिल उछल पड़ा। वो तुरंत समझ गया, शांग शिनसियाई के हाथ में जो कागज था वो किसी और का नहीं बल्कि ब्लैक डेमन के अरेस्ट वारंट का था। वो उसकी ड्राइंग थी। ये फैन ने अपने दिल में एक खालीपन महसूस किया। उसके मजबूत हाथ पैर कमजोर पड़ रहे थे। वो दरवाजे के बाहर खड़ा रहा। वो काफी देर तक हिचकिचाता रहा, फिर उसने दांत भींचे, मुड़ा और चला गया। शुरू से आखिर तक शांग शिनसियाई ने उससे नहीं देखा। ये फैन हवेली से बाहर निकला, सड़क पर आ गया। यह शैंगलियांग माउंटेन का इनर कोर था, शांग क्लैन में एक महत्वपूर्ण स्थान जहां खूब चहल पहल थी। लेकिन ये फैन का चेहरा चिंतित था। उसके अंदर एक सवाल था, हितू, तुम आखिर किस तरह के इंसान हो? नॉर्दर्न आइसी प्लेन। छूडू के हाथ उसकी पीठ के पीछे वो इस विशाल बर्फीले मैदान को देख रहा था। अचानक उसका शरीर कांपा आ गया। उससे फैंग युआन का ट्रांसमिशन मिला और उसने जल्दी से अपने हाथों में इमॉर्टल गू का इस्तेमाल किया। रैंक 7 कैलेमिटी बेकनिंग इमॉर्टल गू। अगले हाइपैल सॉवरन ब्लेस्ड लैंड का प्रवेश द्वार खुल गया। पहले स्प्रिंग डॉन जेड ऑरियोल्स को एक अदृश्य शक्ति ने प्रवेश द्वार से बाहर भेजे दिया, फिर एक एक करके जायंट डिजास्टर ब्लेजिंग ट्रीज को बाहर खींच लिया गया। वो बिल्कुल भी विरोध नहीं कर पाए। वो नाराज गुस्से में थे। आसमान में बिजली कड़क रही थी, हेवेंसविल भी गुस्से में थी। लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। 2 घंटे बाद तीसरी अर्थली कैलेमिटी खत्म हो गई। फैंग युआन ने अपना इमॉर्टल एपर्चर समेटा, नॉर्दर्न आइसी प्लेन में प्रकट हुआ। छूडू को रेकलेस सेवेज का काफी सारा ट्रू मीनिंग मिला। वो उत्तेजित आवाज में चिल्लाया, अनगिनत सालों तक एक लंबी सड़क पर चलने के बाद आज मुझे नीले बादलों का आशीर्वाद मिला है। इन बादलों पर नदियों और झीलों के ऊपर उड़ते हुए इस दुनिया के मेरे नज़ारे को कोई नहीं रोक सकता। उसकी आवाज आसपास गूंज रही थी। डोमिनेशन इमॉर्टल का प्रभाव पूरी तरह से झलक रहा था। क्या मैं आपका नाम पूछ सकता हूं? छूडू ने फैंग युआन का अभिनंदन किया। फैंग युआन हल्का सा मुस्कुराया। इस रास्ते में बड़ाएं और कठिनाइयां भरी हैं। आफतों और मुसीबतों के सामने जिंदगी और मौत मायने नहीं रखती। मेरा शरीर हवा के साथ बेड की तरह उड़ता है, हवा हो या कीचड़, मैं फिर भी आजाद उड़ता हूं। थोड़ा रुकने के बाद उसने छूडू को अभिनंदन का जवाब दिया, सादे शब्दों में कहते हुए, मेन ल्यू ग्वान ये हूं। चैप्टर 11-14 ऑब्टेनिंग वन ऑफ 2 ट्रू इनहेरिटेंसेस। वक्त तेजी से गुजरा, कई दिन बीत गए। लैंग या ब्लेस्ड लैंड, एक क्लाउड सिटी के अंदर। फैंग युआन अपने सीक्रेट रूम में बैठा कल्टीवेशन कर रहा था। कनेक्टिंग हेवन गू का इस्तेमाल करते हुए उसकी डिवाइन सेंस ट्रेजर येलो हेवन में एक महिला गू इमॉर्टल की विल से कम्युनिकेट कर रही थी। तुम्हारा पिल अजूर इंसेंस गू इमॉर्टल शीजी के मुकाबले में लो क्वालिटी का है, इसका प्राइस कम होना चाहिए। फैंग युआन ने मोल भाव किया। लेकिन वो महिला गू इमॉर्टल फैंग युआन जैसी नहीं थी, जो डील करने के लिए अपनी डिवाइन सेंस का इस्तेमाल कर रहा था। उसने अपनी विल को ट्रेजर येलो हेवन में छोड़ रखा था ताकि सामान के ट्रांजैक्शंस को मैनेज कर सके। और बदकिस्मती से ये एक रेजोल्यूट विल थी, स्वभाव से जिद्दी, वो हार नहीं मानेगी। जैसा कि उम्मीद थी, महिला इमॉर्टल ने बिना किसी हिचकिचाहट के माना कर दिया। प्राइस यही है, खरीदना है तो खरीदो, तुम्हारी मर्जी। फैंग युआन अभी भी हार नहीं मान रहा था। उसने जारी रखा, क्या तुम दोबारा सोचोगी? मैं बल्क में खरीद रहा हूं।
रेजोल्यूट विल जिद्दी थी, वो राजी नहीं हुई। फैंग युआन थोड़ा चिढ़ गया। इन पिछले दिनों सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर को डेवलप करते वक्त उससे ट्रेजर येलो हेवन में ट्रेड करना पड़ा ताकि वो अपने रिसोर्सेज बेच सके और हर तरह के रिसोर्सेज खरीद सके। लेकिन तीसरी अर्थली कैलेमिटी के बाद उससे लगा कि उसके ट्रांजैक्शंस आसानी से नहीं हो रहे हैं। महिला इमोर्टल की रेजोल्यूट विल उनमें से एक थी, लेकिन यह हालत फिर भी काफी अच्छी थी। फैंग युआन हाल ही में इसका सामना कर रहा था। गू इमोर्टल्स आते थे और बुरे इरादे से प्राइसेस बढ़ा देते थे, या फिर उस कुछ मटेरियल्स की कमी दिखाई देती, क्योंकि रैंक 8 गू इमोर्टल एक्सपर्ट्स सब कुछ बल्क में खरीद लेते थे। बेशक मेरे पास डॉग शिट लक का प्रोटेक्शन है, लेकिन तीसरी अर्थली कैलेमिटी में जायंट डिजास्टर ब्लेजिंग ट्री ने मेरी काफी गुड लक तबाह कर दी। अपनी तीसरी अर्थली कैलेमिटी के बारे में सोचते हुए फैंग युआन ने एक आह भरी। अगर मैंने ठीक से सोचा ना होता और तीसरी अर्थली कैलेमिटी से पहले छूडू के साथ काम करने का फैसला ना किया होता तो मैं बर्बाद हो गया होता। अगर मैं ट्रिब्यूलेशन पार कर भी लेता तो मैं बुरी तरह से घायल होता और बाद लक में फंस जाता। फिलहाल मुझे सिर्फ कुछ छोटी मोटी रुकावटों का सामना करना पड़ रहा है, ये मेरी कल्टीवेशन के लिए कोई असली चिंता की बात नहीं है। फैंग युआन ने जल्दी से अपने विचारों को समेटा। उसकी डिवाइन सेंस ने ट्रेजर येलो हेवन में महिला इमोर्टल से बातचीत जारी रखी। क्योंकि वो प्राइसेस कम करने पर राजी नहीं थी, फैंग युआन को यह मानना है पड़ा, मैं तुम्हारा पिल अजूर इंसेंस खरीद लूंगा। महिला इमोर्टल की रेजोल्यूट विल हैरान रह गई। फैंग युआन एक बहुत बड़ी खरीदारी कर रहा था। इस डील में उसे लगभग 10,000 इमोर्टल एसेंस स्टोन्स देने थे। लेकिन फैंग युआन बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाया। अपने पहले के एक्यूमुलेशन से वो बेहद अमीर था। भले ही तीसरी अर्थली कैलेमिटी ने उसके काफी सारे ग्रीन ग्रेप इमोर्टल एसेंस खर्च कर दिए थे, वो अभी भी 10,000 इमोर्टल एसेंस स्टोन्स अफोर्ड कर सकता था। पिल अजूर इंसेंस खरीदने के बाद फैंग युआन ने अपनी डिवाइन सेंस वापस ले ली और ट्रेजर येलो हेवन में नहीं रुका। इंस्पेक्ट करने के बाद उसने सुनिश्चित किया कि पिल अजूर इंसेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है और उन्हें अपने सॉवरेन इमोर्टल एपर्चर में ट्रांसपोर्ट कर दिया। उसकी कॉन्शियसनेस तेजी से उसके इमोर्टल एपर्चर में दाखिल हुई। सॉवरेन इमोर्टल एपर्चर 5 रीजन्स और 9 हेवंस में बता हुआ था। फैंग युआन ने अलग अलग एरियाज में स्ट्रेंथ पाथ इमोर्टल ज़ॉम्बीज को रखा था। जल्द ही एक स्ट्रेंथ पाथ इमोर्टल ज़ॉम्बी उसके मैनिपुलेशन के तय उतर आया, गू वॉर्म्स का इस्तेमाल करके पिल अजूर इंसेंस को स्टोर करने के लिए। कोई चरा नहीं था, उसका सॉवरेन इमोर्टल एपर्चर बहुत बड़ा था, वो इन स्ट्रेंथ पाथ इमोर्टल ज़ॉम्बीज को सिर्फ लेबरर्स के तौर पर इस्तेमाल कर सकता था। हर बार जब वो इस सिचुएशन में होता, फैंग युआन हु इमोर्टल लैंड स्पिरिट और स्टार फॉर्म लैंड स्पिरिट के बारे में सोचता। अगर उसके पास एक लैंड स्पिरिट होता तो ये काम वो संभाल लेते, उससे इस पर इतना वक्त बर्बाद नहीं करना पड़ता। लैंड स्पिरिट बेसिकली ब्लेस्ड लैंड का मैनेजर होता है। वो बहुत कन्वीनियंट होते हैं। लेकिन अफसोस की बात थी, फैंग युआन ने कभी किसी गू इमोर्टल के मरने से पहले उसके इमोर्टल एपर्चर में लैंड स्पिरिट के प्रकट होने के बारे में नहीं सुना था। यह पिल अजूर इंसेंस जड़े के धुएं जैसा दिखता था, वो लगातार उड़ता रहता, एक धुंधला एरिया बनाता हुआ। फैंग युआन ने सारे पिल अजूर इंसेंस को मिनी अजूर हेवन में रख दिया, जिससे ये बड़ा एरिया और भी धुंधला हो गया। बेशक स्ट्रेंथ पाथ इमोर्टल ज़ॉम्बी कुछ भी सूंघ नहीं सकता था, लेकिन पिल अजूर इंसेंस बहुत खुशबूदार था। ये बहुत कमाल का था। इसमें इंक और घास की महक थी, बेहद एलिगेंट और लॉन्ग लास्टिंग। पिल अजूर इंसेंस रखने के बाद फैंग युआन ने कुछ गू फॉर्मेशन सेटअप किए। यह गू फॉर्मेशंस मॉर्टल गू से बने द उनका एक ही काम था कि पिल अजूर इंसेंस को एक सर्टन एरिया के अंदर रखें, यूज फैलने से रोकें। मैंने अब इतना जमा कर लिया है, यह चेंज सोल इमोर्टल गू को 3 बार खिलाने के लिए काफी है। फैंग युआन संतुष्ट था। पिल अजूर इंसेंस खुद रिन्यू नहीं होगा, जब वो यूज इस्तेमाल करेगा तो वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अगर उससे खुद पिल अजूर इंसेंस प्रोड्यूस करना पड़ता तो ये बहुत झंझट का काम होता। पिल अजूर इंसेंस ऐसी जगहों पर उगता है जहां प्राइमेवल एसेंस हो और साथ में पिल क्रेन ग्रुप्स, अजूर पाइन फॉरेस्ट, इंक बैम्बू फॉरेस्ट और हर्ब इंसेंस गू हो। ये 4 चीजें, जिनमें जानवर, पौधे और गू शामिल हैं, जरूरी थी और उनमें से हर एक की एक सर्टन क्वांटिटी होनी चाहिए थी, वरन वो पिल अजूर इंसेंस प्रोड्यूस नहीं कर पाते। और ये एग्जैक्ट अमाउंट एक ट्रेड सीक्रेट था। गू इमोर्टल्स जो पिल अजूर इंसेंस बेचते थे, उनके पास इस सीक्रेट की पक्की पकड़ थी, वो इस सीक्रेट को लीक होने से रोकते थे। इस पॉइंट पर फैंग युआन सिर्फ अचानक पिल अजूर इंसेंस को स्टोर कर सकता था। पिल अजूर इंसेंस वो खाना था जो चेंज सोल इमोर्टल गू खाता था, लेकिन अच्छी बात यह थी कि ये ट्रेजर येलो हेवन में आसानी से बिकता था।
फैंग युआन ने अभी इसका बहुत सारा स्टॉक जमा कर लिया था, ये कुछ वक्त तक चलेगा। और इंस्पेक्शंस के बाद फैंग युआन ने गू फॉर्मेशन को मॉडिफाई किया। उसने एक आखिरी बार देखा और निकलने लगा। तभी उसने देखा कि मिनी अजूर हेवन में घने नीले धब्बों का एक छोटा सा एरिया था जो पहले से अलग था। बेशक फैंग युआन ने अपने इमॉर्टल एपर्चर को डेवलप करने पर बहुत जोर दिया था, लेकिन कुल मिलाकर सॉवरेन इमॉर्टल एपर्चर अभी भी बहुत बंजर था। पॉइंट ये था, सॉवरेन इमॉर्टल एपर्चर का स्पेस हाई बहुत बड़ा था। फैंग युआन ने इतने सारे रिसोर्सेज अंदर डाले, अगर ये किसी और गू इमॉर्टल का नॉर्मल एपर्चर होता तो वो अब तक भर चुका होता। वैसे फैंग युआन के सॉवरेन इमॉर्टल एपर्चर में काफी सारे डाउ मार्क्स थे, लेकिन इतने बड़े स्पेस पर असर डालने में डाउ मार्क्स का इफेक्ट बहुत कम था। फैंग युआन ने मिनी अजूर हेवन के अंदर की डिवाइन सेंस वापस ले ली। पिल अजूर इंसेंस पहले ही रख दिया गया था। फैंग युआन के इमॉर्टल एपर्चर का डेवलपमेंट एक सर्टेन स्टेज तक पहुंच गया था। इससे पहले फैंग युआन ने पहले ही कई बैचेस में रिसोर्सेस खरीद लिए थे। उसने स्वॉर्ड आईब्रोज, वेव स्वॉर्ड, फ्लाइंग स्वॉर्ड और दूसरे रैंक 7 इमॉर्टल गू की फीडिंग रिक्वायरमेंट्स पूरी कर दी थी। रैंक 8 इमॉर्टल गू और रैंक 7 इमॉर्टल गू का खाना हो गया है। ए फ्लैट, मेरे इमॉर्टल एपर्चर का डेवलपमेंट मेरे रैंक 6 इमॉर्टल गू की फीडिंग रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए होना चाहिए। फैंग युआन ने कालन किया। एक गू इमॉर्टल के इमॉर्टल एपर्चर के डेवलपमेंट का पहला क्राइटेरिया अपने खुद के इमॉर्टल गू को खिलाने में आत्मनिर्भर होना था। फैंग युआन पहले एक स्ट्रेंथ पाथ इमॉर्टल ज़ॉम्बी था, उसका इमॉर्टल एपर्चर मर चुका था। उसने इस रूल को फॉलो नहीं किया। जिंदा होने के बाद वो स्थिरता और निश्चय के साथ आगे बढ़ा। रैंक 8 और 7 इमॉर्टल गू की फीडिंग रिक्वायरमेंट्स को कुछ हद तक आसान कर दिया। आगे रैंक 6 इमॉर्टल गू थे। ये कहने की जरूरत थी कि फैंग युआन के पास बहुत सारे इमॉर्टल गू थे। ये एक हैरान करने वाली संख्या थी, लेकिन कोई चरा नहीं था फैंग युआन को इतने सारे इमॉर्टल गू पालने द, ना सिर्फ ट्रिब्यूलेशंस और हेवंस विल का सामना करने के लिए, बल्कि दूसरे गू इमॉर्टल्स के खिलाफ भी। फैंग युआन के हालात खराब थे। पिछले दिन उसके पास शैडो सेक्ट था जो यूज डिडक्शन से बचता था, लेकिन ये टियन माउंटेन की लड़ाई के बाद यह प्रोटेक्शन चला गया। हेवनली कोर्ट ने उसका नाम डेमन जजमेंट बोर्ड पर डाल दिया। वो यूज मारने पर तुले हुए थे। नॉर्दर्न प्लेन्स के गू इमॉर्टल्स को उससे गहरी नफरत थी, क्योंकि फैंग युआन ने इंपीरियल कोर्ट, ब्लेस्ड लैंड और 88 ट्रू यांग बिल्डिंग को नाश कर दिया था। ये ऐसी चीज थी जिसने इन हुवांग जिन ब्लडलाइन ट्राइब्स की कब्रें खोदने से भी ज्यादा दुश्मनी पैदा की थी। दूसरे ईस्टर्न सी, सदर्न बॉर्डर और वेस्टर्न डेजर्ट गू इमॉर्टल्स सभी लक पाथ ट्रू इनहेरिटेंस के पीछे थे। भले हाई फैंग युआन को सभी जीवों के लक का ट्रू इनहेरिटेंस नहीं मिला था, लेकिन अगर वो ये कहता तो कोई यूएस पर विश्वास नहीं करता। कुल मिलाकर फैंग युआन की पहचान जाहिर नहीं हो सकती थी। बहुत सारे गू इमॉर्टल्स यूज ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। पहले हे ट्राइब की लड़ाई के दौरान हे ट्राइब गू इमॉर्टल्स ने हेवनली लॉर्ड बाइजू के साथ मिलकर फैंग युआन को एम्बुश करने की कोशिश की थी। आखिर में क्योंकि वो सतर्क था, वो आयन ईगल ब्लेस्ड लैंड नहीं गया और बच निकला। ऑफ कोर्स फैंग युआन को ये अभी नहीं पता था, इसलिए फैंग युआन बाहर एक फर्जी नाम से घूमता था, ल्यू ग्वानयी। अगर उसने अपनी असली पहचान बता दी होती तो छूडू का रवैया शायद बिल्कुल अलग होता। फिलहाल फैंग युआन ने छूडू के साथ मिलकर काम किया था। आधे महीने पहले जब ट्रेजर येलो हेवन खुला, फैंग युआन को छूडू का लेटर मिला। लेटर में छूडू ने सिचुएशन साफ साफ बता दी थी। उसने फैंग युआन को इन्फॉर्म किया कि फ्लाइंग स्वॉर्ड इमॉर्टल गू में एक इन्फॉर्मेशन पाथ इनहेरिटेंस के क्लूज हैं। अस्पैल फैंग युआन ललचा गया। पहले वो अभी भी इन्फॉर्मेशन पथ के फायदों के बारे में सोच रहा था। मजबूत इन्फॉर्मेशन पाथ मेथड्स के साथ वो दूसरों के साथ अग्रीमेंट्स कर सकता था और उनके टूटे जाने से नहीं डरता। वो अपने ऊपर लगे अलायंस अग्रीमेंट को भी चुपके से हटा सकता था। वो आसानी से धोखा दे सकता था या बिना किसी बंधन के अपना वादा तोड़ सकता था। वो इंटेल भी कलेक्ट कर सकता था और ज्यादा डिटेल्स जानने के बाद बेहतर फैसले ले सकता था। इन्फॉर्मेशन पाथ और विजडम पाथ एक दूसरे के पूरक थे। इन्फॉर्मेशन पाथ इन्फॉर्मेशन ढूंढता था, जबकि विजडम पाथ इस इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके डिड्यूस करता था। वो एक दूसरे की मदद करते थे। फ्लाइंग स्वॉर्ड इमॉर्टल गू पर इन्फॉर्मेशन पाथ इनहेरिटेंस का इंसिग्निया कमाल का था, यहां तक कि विजडम पाथ गू इमॉर्टल टियन शियाशिन भी इसमें इंटरेस्टेड था और इसे छूडू से चाहता था। छूडू ने फैंग युआन को इस सिचुएशन के बारे में बता दिया था। वो चाहता था कि फैंग युआन ट्रू इनहेरिटेंस की वैल्यू के बारे में जाने ताकि वो अपना मन बदल सके। फैंग युआन ने इस बारे में सोचा और छूडू के साथ डील करने का फैसला किया।
वो चूडू को रेकलेस सेवेज का ट्रू मीनिंग लेने देने पर राजी हो गया, लेकिन चूडू को उससे कॉम्पेंसेट करना था। ही ट्राइब की लड़ाई के बाद चूडू ने फैंग युआन के मार्गदर्शन में टेरवान ईगल नेस्ट छीन लिया। उसके कुछ दिनों बाद वो और फैंग युआन नॉर्दर्न प्लेन्स में चुपके से मिले, दोनों के लिए एक ट्रांजैक्शन किया। फैंग युआन को फ्लाइंग स्वॉर्ड इमॉर्टल गू और ईगल नेस्ट मिला, जबकि उसने कैलेमिटी बेकनिंग इमॉर्टल गू उधार दिया। फैंग युआन इमॉर्टल ट्रिब्यूलेशन टेम्परिंग एपर्चर मेथड चूडू को नहीं दे सकता था। भले ही ये एक इमॉर्टल किलर मूव था और इमॉर्टल गू यूनिक द, लेकिन चूडू इनकी जगह दूसरे इमॉर्टल गू का इस्तेमाल कर सकता था। अलग अलग गू वॉर्म्स आखिरकार सिमिलर इमॉर्टल किलर मूव्स प्रोड्यूस कर सकते थे। चूडू आखिरकार एक शक्तिशाली रैंक 7 एक्सपर्ट था। उसकी रेपुटेशन ने यूज नॉर्दर्न प्लेन्स में एक लेजेंडरी फिगर बना दिया था। उसकी मदद से फैंग युआन ने सफलतापूर्वक तीसरी अर्थली कैलेमिटी पार कर ली। पहले 2 बार में वो गंभीर रूप से घायल हुआ था, सिचुएशन बहुत खतरनाक थी। लेकिन इस तीसरी अर्थली कैलेमिटी में उससे सिर्फ कुछ सेटबैक्स झेलने पड़े। सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स चूडू ने सुलझा दी। कैलेमिटी बेकनिंग इमॉर्टल गू बस कमाल का था। कोई हैरानी की बात नहीं कि मो याओ इस इमॉर्टल गू का इस्तेमाल अपने प्रेमी बो किंग को ट्रिब्यूलेशन से गुजरने में मदद करने के लिए करना चाहती थी, लेकिन आखिर में वो फेल हो गई। कैलेमिटी बेकनिंग इमॉर्टल गू सिर्फ रैंक 7 का था, लेकिन बो किंग मिरियड ट्रिब्यूलेशन का सामना कर रहा था जो यूज रैंक 9 तक ले जाता। फैंग युआन अभी तक फ्लाइंग स्वॉर्ड इमॉर्टल गू पर माइल क्लू से इन्फॉर्मेशन पाथ ट्रू इनहेरिटेंस ढूंढने नहीं जाना चाहता था। टर्ब्यूलेंट फ्लो सी एरिया एक प्रॉब्लमैटिक जगह थी, वहां खो जाना आसान था और कई गू इमॉर्टल्स अक्सर उसमें सफर करते थे। फैंग युआन ने अपना ध्यान ईगल नेस्ट पर लगाया। आयन ईगल ब्लेस्ड लैंड में टेरवान ईगल नेस्ट आमतौर पर छुपा रहता था। वो तभी दिखाई देता था जब आयन ईगल ब्लेस्ड लैंड टूटने के कागार पर होता था। इस नेस्ट के अंदर ही फैंग के ट्रू इनहेरिटेंस के क्लूज थे। फैंग युआन ने कुछ समय तक इसकी खोज की थी, उससे कुछ हासिल हुआ था। इन्फॉर्मेशन पाथ ट्रू इनहेरिटेंस के मुकाबल ही फैन ट्रू इनहेरिटेंस, जो उसके इमॉर्टल एपर्चर में वक्त की गति को धीमा कर सकता था, कहीं ज्यादा उपयोगी और महत्वपूर्ण था। फैंग युआन ने फैसला कर लिया था, जब तक उसके पास ट्रिब्यूलेशन से गुजरने के बाद ये फ्री टाइम है, वो ही फैन का ट्रू इनहेरिटेंस हासिल करने जा रहा है। चैप्टर 11-15 ओपनिंग हेवनली क्रिस्टल ईगल नेस्ट सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर मिनी पर्पल हेवन। धुंध में एक हल्की सी बैंगनी रोशनी चमक रही थी। विशाल आसमान में एक तैरता हुआ ईगल नेस्ट था। यह ईगल नेस्ट एक 3 मंजिला इमारत जैसा था, जिसमें ना दरवाजे ना खिड़कियां। ये एक बड़े से क्रिस्टल जैसा लग रहा था। एक तरह का पारदर्शी क्रिस्टल, इंसान की कलाई से 2 गुना मोटा, आपस में जुदा हुआ, जिससे ये टाइट ईगल नेस्ट बना था जिसका रंग पूरा एक जैसा था। यह क्रिस्टल असाधारण था। फैंग युआन ने पहचान लिया था कि यह हेवनली क्रिस्टल है, एक रैंक 8 इमॉर्टल मटेरियल। हेवनली क्रिस्टल आसमान से आता था। यह बहुत हल्का था और आसमान में तैर सकता था। यह कभी जमीन पर नहीं गिरता था जब तक कि बाहरी शक्तियों का असर ना हो। ईगल नेस्ट के अंदर चाहे कुछ भी हो, सिर्फ बाहरी नेस्ट में ही 500 किलोग्राम हेवनली क्रिस्टल्स थे। सिर्फ इस हेवनली क्रिस्टल की हाई बहुत ज्यादा वैल्यू थी। साफ था, यह ईगल नेस्ट आयन ईगल ब्लेस्ड लैंड का 13वां ईगल नेस्ट था। इसकी वैल्यू बाकी सभी ईगल नेस्ट्स के जोड़ से भी ज्यादा थी। इसने मजबूती से सबसे ऊंचा स्थान हासिल कर रखा था। फैंग युआन और चूडू के कोलैबोरेशन के बाद चूडू आयन ईगल ब्लेस्ड लैंड गया और ही ट्राइब की लड़ाई के आखिरी पाल में उसने अपनी जबरदस्त शक्ति दिखाई और इस ईगल नेस्ट को ले लिया। लेकिन चूडू के बैटलफील्ड छोड़ने से पहले हे ट्राइब के फर्स्ट सुप्रीम एल्डर ने चिल्लाकर सभी इमॉर्टल्स को बता दिया कि 13वें ईगल नेस्ट में ही फैंग के ट्रू इनहेरिटेंस के क्लूज हैं। यह फैंग युआन के लिए एक प्रॉब्लम थी। जब चूडू को यह पता चला, उसने फैंग युआन से दोबारा बातचीत की। फैंग युआन जानता था कि उससे झुकना पड़ेगा। फ्लाइंग स्वॉर्ड इमॉर्टल गू, ईस्टर्न सी का इन्फॉर्मेशन पाथ ट्रू इनहेरिटेंस और ये 13वां ईगल नेस्ट, साथ हाई हे फैन का ट्रू इनहेरिटेंस, इन सब को मिलाकर इनकी बहुत वैल्यू थी। बेशक चूडू सिर्फ एक स्ट्रेंथ पाथ कल्टिवेटर था, इसका मतलब ये नहीं था कि वो इन्हें अच्छी कीमत पर बेच नहीं सकता था। शुक्र है, चूडू फैंग युआन के ट्रिब्यूलेशन मेथड पर अटल था। फैंग युआन ने इसका फायदा उठाते हुए चूडू के साथ अपने कोऑपरेशन को और गहरा किया। उसने बहुत कोशिश की और लंबी चर्चा के बाद मुश्किल से एक समझौते पर पहुंचा। चूडू कैलेमिटी बेकनिंग का इस्तेमाल करके फैंग युआन से रेकलेस सेवेज का ट्रू मीनिंग हासिल करेगा। फ्यूचर में वो इन ट्रू इनहेरिटेंसेस से फैंग युआन के गेन्स का 30% हिस्सा लेगा। चूडू एक नॉर्मल गू इमॉर्टल है। वो साइड में इंफॉर्मेशन पाथ और टाइम पाथ कल्टिवेट नहीं करना चाहता, इसलिए
यूज इन ट्रू इनहेरिटेंसेस में कम दिलचस्पी है। मेरे जैसा नहीं, मैं सारे पाथ्स कल्टिवेट कर सकता हूं। कोई भी ट्रू इनहेरिटेंस मेरी खुद की कल्टीवेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर भी मैं उसके दृढ़ निश्चय की सच में तारीफ करता हूं। जरूरत पड़ने पर वो हार मान सकता है। नॉर्दर्न प्लेन्स का डोमिनेशन इमॉर्टल, वो सच में जबरदस्त है। उसका टाइटल बिल्कुल सही है। फैंग युआन ने ईगल नेस्ट का निरीक्षण करते हुए अपने विचारों को समेटा। वो और चूडू फायदे के मामले में सहयोगी थे। उनका रिश्ता कम था, वो बस एक दूसरे का इस्तेमाल कर रहे थे। चूडू के खिलाफ फैंग युआन काफी सतर्क महसूस कर रहा था। वो जानता था कि चूडू हार नहीं मान रहा है, वो अभी भी इमॉर्टल ट्रिब्यूलेशन टेम्परिंग एपर्चर मेथड चाहता था। चूडू के पास दिमाग और ताकत दोनों वो कोई बेवकूफ डोमिनेशन इमॉर्टल नहीं था। उसकी ताकत ने उस अकेले हाई हु वैंग जिन सुपरफोर्स लियू ट्राइब के लिए परेशानी खड़ी करने दी। हे ट्राइब की लड़ाई के दौरान उसने वहां मौजूद इमॉर्टल्स को हमला करने से रोक दिया था। उसके दिमाग को कम नहीं समझा जा सकता था। लियू ट्राइब की लड़ाई के बाद वो कम ही दिखा। उसने अपने शिष्यों को चुपके से पाला, उन्हें इमॉर्टल्स बनने में मदद की, रेकलेस सेवेज के ट्रू मीनिंग को आकर्षित किया। फैंग युआन के साथ बातचीत के दौरान उसकी वाणी ने फैंग युआन को इस व्यक्ति की चतुराई और बुद्धि को पहचानने पर मजबूर कर दिया। डोमिनेशन इमॉर्टल के बड़े अरमानदार, भला वो सिर्फ कैलेमिटी बेकनिंग से कैसे संतुष्ट हो सकता था? और फैंग युआन के लिए बड़ी चिंता ये थी कि चूडू को उसकी असली पहचान का अंदाजा हो गया लगता था। तीसरी अर्थली कैलेमिटी के दौरान, जो उनका पहला कोलैबोरेशन था, उसकी कविता की आखिरी 2 पंक्तियां थी, इन बादलों पर नदियों और झीलों के ऊपर उड़ते हुए इस दुनिया के मेरे नज़ारे को कोई नहीं रोक सकता। फैंग युआन, फैंग वन युआन। 1. चाइनीज स्पिनिंग ऑफ द कैरेक्टर्स इन द पोएम। हल्के से ऐसा लग रहा था जैसे वो फैंग युआन की असली पहचान की तरफ इशारा कर रहा था। ऑफ कोर्स, हो सकता है वो ज्यादा सोच रहा हो, लेकिन बहुत सी चीजें हो चुकी थी। फैंग युआन किसी भी इंपॉर्टेंट डिटेल को मिस करने से बेहतर था कि हद से ज्यादा सतर्क रहे। चूडू का प्रकट होना बहुत संदिग्ध था। पहली अर्थली कैलेमिटी के दौरान उसने लगभग फैंग युआन की जान ले ली थी। फैंग युआन को शक था चूडू हेवंस विल से प्रभावित था और एक साजिश का हिस्सा था फैंग युआन के खिलाफ ह्यूमन कैलेमिटी का। ऐसे इंसान के साथ सहयोग करना बस शेर से मदद मांगने जैसा था। इसलिए पहले कोऑपरेशन के दौरान, तीसरी अर्थली कैलेमिटी के खत्म होने के बाद फैंग युआन ने उससे ज्यादा बात नहीं की, वो जल्दी से चला गया। चूडू ने फैंग युआन को बिना कुछ कहे जाने दिया। पहला, कैलेमिटी बेकनिंग इमॉर्टल गू उसके हाथों में था। दूसरा, उसके और फैंग युआन के बीच एक अलायंस एग्रीमेंट था। इस्तेमाल किया गया इंफॉर्मेशन पाथ इमॉर्टल गू दूसरे गू इमॉर्टल से उधार लिया गया था। तीसरा, वो स्पीड के मामले में फैंग युआन को नहीं पकड़ सकता था। चूडू की ताकत और स्किल के साथ उसका नेटवर्क बड़ा था और वो बहुत लोगों को जानता था। फैंग युआन ने एक पॉइंट और सोचा। हेवंस विल से बचने के लिए फैंग युआन ने चूडू को बहुत सारे सेल्फ विल गू दिए। कम से कम फैंग युआन को चिंता करने की जरूरत नहीं थी कि हेवंस विल चूडू पर कोई नेगेटिव असर डालेगी। मुझे चूडू के साथ सहयोग करते वक्त बहुत सावधान रहना होगा। अगर मैंने कोई गलती की तो अंजाम तबाहकुन होगा। फैंग युआन ने खुद को मानसिक रूप से सतर्क किया। उसने अपना ध्यान स्ट्रेंथ पाथ इमॉर्टल ज़ॉम्बी पर फिर से लगाया। उसने एक स्ट्रेंथ पाथ इमॉर्टल ज़ॉम्बी को कंट्रोल किया और धीरे धीरे हेवनली क्रिस्टल ईगल नेस्ट के पास गया। पिछले कुछ दिनों से वो इन्वेस्टिगेटिव मेथड्स का इस्तेमाल कर रहा था और क्लूज इकट्ठा कर रहा था, ही चेंग की यादों में झांक रहा था ताकि उसके डिडक्शंस में मदद मिले। अगर मैं गलत नहीं हूं तो इस बार फैंग युआन को विश्वास था जब उसने अपने इमॉर्टल गू का इस्तेमाल किया। स्ट्रेंथ पाथ इमॉर्टल ज़ॉम्बी जो हेवनली क्रिस्टल ईगल नेस्ट के पास गया था, पूरी तरह से बदल गया। वो पहले डेथ एनर्जी निकल रहा था, लेकिन एक पाल में वो जिंदा हो गया। ही चेंग में बदल गया। असली वाले से अलग करना नामुमकिन था। ही चेंग धीरे धीरे हेवनली क्रिस्टल ईगल नेस्ट के पास गया, अपना हाथ ईगल नेस्ट पर रखा। फैंग युआन की डिवाइन सेंस लगातार एक्सप्लोर करती रही, हेवनली क्रिस्टल ईगल नेस्ट में प्रवेश कर रही थी। उसी समय गू वॉर्म्स बाहर उड़े, ही चेंग के चारों तरफ घूमते हुए एक स्पाइरल में उड़ने लगे। रिफाइनमेंट पाथ किलर मूव्स एक के बाद एक इस्तेमाल किए गए, हेवनली क्रिस्टल ईगल नेस्ट पर असर डालते हुए। यह रिफाइनमेंट पाथ किलर मूव्स सभी मोर्टल किलर मूव्स दी, उन्हें ही फैन ने पिछले दिन मॉडिफाई किया था, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया था। हे फैन के मरने से पहले उसने अपने वंशजों को निर्देश दिया था कि ही ट्राइब का कोई भी नया सदस्य जो इमॉर्टल बनेगा, यूज यह रिफाइनमेंट पाथ मेथड सीखने होंगे।
हे ट्राइब के गू इमॉर्टल्स द्वारा कई पीढ़ियों की रिसर्च के बाद वो धीरे धीरे समझ गए यह रिफाइनमेंट पाथ किलर मूव्स हेवनली क्रिस्टल ईगल नेस्ट को खोलने की चाबी थे। कई ही ट्राइब गू इमॉर्टल्स ने ही फैन का ट्रू इनहेरिटेंस पाने के लिए हेवनली क्रिस्टल ईगल नेस्ट पर रिफाइनमेंट पाथ किलर मूव्स का इस्तेमाल किया था। ऑफ कोर्स वो सब फेल हो गए क्योंकि उनके पास सबसे जरूरी एलिमेंट की कमी थी, एटीट्यूड गू। इन रिफाइनमेंट पाथ किलर मूव्स में एक क्रूशियल स्टेप था जिसे एक्टिवेट करने के लिए एटीट्यूड गू के ऑरा की जरूरत थी। इस स्टेप ने ही ट्राइब के गू इमॉर्टल्स की पीढ़ियों को रोका, कोई भी ही फैन का ट्रू इनहेरिटेंस हासिल नहीं कर सका। हे ट्राइब के गू इमॉर्टल्स बेवकूफ नहीं थे, ये समझने के बाद वो तुरंत एटीट्यूड गू को ढूंढने निकल पड़े। हे ट्राइब के गू इमॉर्टल्स की कई पीढ़ियों की कड़ी मेहनत के बाद उन्हें आखिरकार कुछ क्लूज माइल उन्हें इसमें एक ब्रेक थ्रू हासिल हुआ। वर्तमान पीढ़ी तक सू जियान्स नाइट एलोपमेंट थी, वो ही चेंग की पत्नी बनी। आखिर में वो एक एक्सटर्नल सुप्रीम एल्डर के रूप में ही ट्राइब में शामिल हो गई। उसका सरनेम ही नहीं था, वो ही फैन के ट्रू इनहेरिटेंस जैसे गहरे राज नहीं जान सकती थी। लेकिन वो एक मकसद से आई थी, अपनी बहन ब्लेजिंग हेवन डीमनेस की मदद से उसने ही फैन के ट्रू इनहेरिटेंस की जानकारी चुरा ली जो ही ट्राइब के इमॉर्टल्स की पीढ़ियों ने जमा की थी। इन रिजल्ट्स का इस्तेमाल करके उसने कुछ संदिग्ध पॉइंट्स ढूंढे, लेकिन जब वो सफलता के करीब थी सिचुएशन में एक बदलाव आया। हे चेंग ने सू जियानरा को मार दिया। फेरी ली शन का ब्लेजिंग हेवन डीमनेस से इसके परिणामस्वरूप झगड़ा हो गया। सू जियानरा ने क्रूशियल क्लूज के साथ साथ बहुत सारे पारिवारिक भावनाएं और इमॉर्टल एसेंस अपनी बेटी ही लूलन के लिए छोड़ दिए। एक इमॉर्टल बनने के बाद ही लूलैन ने इन क्लूज का इस्तेमाल करके इस एटीट्यूड गू को वापस हासिल कर लिया जो कई सालों से नॉर्दर्न आइसी प्लेन में खो गया था। लेकिन कुछ उतार चढ़ाव के बाद यह इमॉर्टल गू आखिर में फैंग युआन के हाथों में आ गया और उसके द्वारा बहुत इस्तेमाल किया गया। पिछले कुछ दिनों से फैंग युआन रिफाइनमेंट पाथ किलर मूव से परिचित हो रहा था। उसने ये सुनिश्चित करने के लिए भेस भी बदला था कि कोई इशू ना हो। रिफाइनमेंट पाथ किलर मूव्स का इस्तेमाल किया गया, आग और बिजली में बदलकर हेवनली क्रिस्टल ईगल नेस्ट पर हमला करते हुए। हर बार से हेवनली क्रिस्टल ईगल नेस्ट हल्का सा हिल जाता, एक साफ आवाज निकलता। धीरे धीरे हेवनली क्रिस्टल ईगल नेस्ट की हरकतें बड़ी हो गईं और उससे निकलने वाली आवाजें तेज हो गईं, यहां तक कि आसमान में गूंजने लगी। आखिरी बार फैंग युआन नर्वस था। अपने कुशल तरीके से उसने एटीट्यूड गू के ऑरा का एक अंश निकला और उसे एक पारदर्शी लहर में मिला दिया जो हेवनली क्रिस्टल ईगल नेस्ट की तरफ उड़ी। लहर हेवनली क्रिस्टल ईगल नेस्ट में मिल गई, तुरंत गायब हो गई। हेवनली क्रिस्टल ईगल नेस्ट लगातार हिलता रहा, उसके अंदर से रोशनी निकल रही थी। धीरे धीरे पूरा हेवनली क्रिस्टल ईगल नेस्ट 9 रंगों में चमकने लगा। लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, गहरा नीला, बैंगनी, सफेद, काला। 9 रंगों ने दुनिया को भर दिया। रोशनी इतनी तेज थी कि ही चेंग को दूर हटने पर मजबूर कर दिया। डिंग डिंग डिंग। जैसे ही रोशनी कम हुई, आसमान में घंटियों की आवाज सुनाई देने लगी। ही चेंग के सामने यह हेवनली क्रिस्टल ईगल नेस्ट जो सालों से बैंड था, आखिरकार खुल गया। हेवनली क्रिस्टल के हर स्तंभ ने हिलना और खुलना शुरू कर दिया, जिससे फैंग युआन को रूबक्स क्यूब की याद आ गई। 9 रंगों वाले हेवनली क्रिस्टल घूमने लगे और आखिर में हेवनली क्रिस्टल ईगल नेस्ट की सतह पर एक प्रवेश द्वार बन गया। पूरा प्रोसेस बेहद आसान और शानदार था। उसने अनजाने में हाई इस अद्भुत नज़ारे से अपनी सांस रोक ली। वह समझ गया। फैंग युआन का दिल उछल पड़ा, वो ही फैन के इस्तेमाल किए गए तरीके को समझ गया। हेवनली क्रिस्टल्स पहले बेरंग और पारदर्शी थे, लेकिन अब वो वैसे नहीं हैं। इन हेवनली क्रिस्टल्स के 9 रंग हैं, ये शायद रिस्पेक्टिव इमेमोरियल 9 हेवंस से आए होंगे। लेकिन ही फैन ने उन्हें आपस में मिला दिया। इन रैंक 8 इमेमोरियल इमॉर्टल मटेरियल्स को रिफाइनमेंट पाथ मेथड्स के जरिए इस्तेमाल किया। उसने उनके रंगों को गायब कर दिया ताकि वो एक पूरे एंटिटी जैसे दिखें। ही फैन के मरने से पहले उसने कुछ रिफाइनमेंट पाथ मेथड्स छोड़े थे। इन मेथड्स का इस्तेमाल करके कोई इन हेवनली क्रिस्टल्स को रिवर्स रिफाइन कर सकता था, जिससे वो अपनी असली शक्ल वापस पा सकते थे और ईगल नेस्ट को अंदर से खोल सकते थे। ये सोचते हुए फैंग युआन की हेवनली क्रिस्टल्स की वैल्यू का एक कालन फिर से बढ़ गया। हेवनली क्रिस्टल्स एक इमॉर्टल मटेरियल था जो गहरी नींव वाले ग्रोटो हेवंस में नेचुरली प्रोड्यूस हो सकता था, इमेमोरियल 9 हेवंस के अलावा। शुरुआत में फैंग युआन ने सोचा था कि ये हेवनली क्रिस्टल्स हे फैन ग्रोटो हेवन में बने थे, लेकिन सच्चाई ये थी कि वो इमेमोरियल 9 हेवंस से आए थे। इसके परिणामस्वरूप उनकी वैल्यू और भी ज्यादा थी, क्योंकि इमेमोरियल 9 हेवंस में से सिर्फ 2 हाई हेवंस बचे थे, बाकी 7 नाश हो चुके थे। पिछले दिन
जब ही फैन ने इमेमोरियल 9 हेवंस से इन हेवनली क्रिस्टल्स को ढूंढा था, उसने निश्चित रूप से बहुत मेहनत की होगी। अभी गू इमोर्टल्स के लिए इन हेवनली क्रिस्टल्स को पाना और भी मुश्किल होता जा रहा था। एक लोटा सोर्स 5 रीजन्स में छुपे हुए इमेमोरियल 9 हेवंस के बिखरे हुए फ्रैगमेंट वर्ल्ड्स थे। ही फैन ट्रू इनहेरिटेंस में आ रहा हूं। फैंग युआन ने अपनी उत्तेजना को काबू में रखा और ही चेंग को कंट्रोल करते हुए सावधानी से ईगल नेस्ट के अंदर घुसा। चैप्टर 11:16 ए डेड एग। फैंग युआन ने ही चेंग को कंट्रोल किया और धीरे धीरे ईगल नेस्ट के अंदर घुस गया। 9 रंगों की रोशनी ही चेंग के चेहरे पर बदल बदल कर पड़ रही थी। उसकी नज़र हेवनली क्रिस्टल से ढकी हुई थी। ये एक शानदार और खूबसूरत नज़ारा था, जैसे किसी सपने या भ्रम का हो। ईगल नेस्ट बड़ा नहीं था, ये एक छोटे से कमरे जैसा था। कमरे के बीच में एक बहुत बड़ा अंडा रखा था, उसके अलावा वहां कुछ और नहीं था। ही चेंग ने यूएस पर एक नज़र डाली। उसकी निगाहें इस अंडे पर टिकी हुई थी। यह अंडा एक जवान आदमी की ऊंचाई का था। यह अंडाकार था और इसका शेल कांच जैसा था। ये 9 रंगों की रोशनी को रिफ्लेक्ट कर रहा था। ये बेहद खूबसूरत था। लेकिन फैंग युआन ने तेजी से महसूस किया कि यह अंडा डेथ एनर्जी से ढका हुआ था। इसमें बिल्कुल भी जीवन नहीं था। ये महसूस करते ही उसने इसकी परवाह करना छोड़ दिया। उसने अपना ध्यान दूसरी चीजों पर लगाया। उसने ढूंढा और एक्सप्लोर किया। कुछ घंटों के बाद हेवनली क्रिस्टल्स के अलावा उससे कुछ और हासिल नहीं हुआ। ऐसा कैसे हो सकता है? हे फैन एक टाइम पाथ का महान एक्सपर्ट था। भला उसके द्वारा छोड़ा गया ट्रू इनहेरिटेंस में सिर्फ एक खाली हेवनली क्रिस्टल ईगल नेस्ट कैसे हो सकता है? उसके टाइम पाथ इमॉर्टल गू कहाँ हैं? उसके इमॉर्टल किलर मूव्स कहाँ हैं? फैंग युआन तेजी से सोचने लगा। जल्द ही उसने अपना ध्यान फिर से यूएस मारे हुए अंडे पर लगाया। शायद ही फैन का ट्रू इनहेरिटेंस ढूंढने के लिए वो मारा हुआ अंडा ही चाबी है। फैंग युआन ने अंदाजा लगाया। इस स्टेज पर ही चेंग से मिली यादें अब काम की नहीं थी। फैंग युआन ने ही ट्राइब के गू इमॉर्टल्स की पीढ़ियों को पीछे छोड़ दिया था। वो एक ऐसे कदम पर था जहां वो कभी नहीं पहुंचे थे। हे फैन का ट्रू इनहेरिटेंस हासिल करने के लिए फैंग युआन को खुद पर ही निर्भर रहना था। ही चेंग मारे हुए अंडे के चारों तरफ घुमा, अपने गू वॉर्म्स का इस्तेमाल करके यूज ऑब्जर्व और रिसर्च करने लगा। एक पल बाद फैंग युआन ने फिर से कन्फर्म किया कि ये एक मारा हुआ अंडा है। बिल्कुल मारा हुआ अंडा, कोई भेस नहीं था। इस तरह फैंग युआन का अंदाजा कि ही फैन का ट्रू इनहेरिटेंस अंडे के शेल के अंदर छुपा है, गलत साबित हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं कि ही फैन का ट्रू इनहेरिटेंस पहले ही किसी ने चुरा लिया है? यहां स्टोक किए गए इमॉर्टल गू पहले ही ले जाए जा चुके हैं? मैं यहां आने वाला पहला इंसान नहीं हूं? फैंग युआन सोचने से खुद को रोक नहीं पाया। यह नामुमकिन नहीं था। इस दुनिया में बहुत सारे राज थे। 6th ईयर के साथ फैंग युआन के गुप्त ट्रांजैक्शंस के बाद वो किसी को भी कम आंकने की हिम्मत नहीं करता था। भले ही वो एक ट्रांसमाइग्रेटर था, इस दुनिया में वो अकेला नहीं था। पहले ही एक था जिसने जिंदगी में इतना अच्छा किया कि वो रैंक 9 वेनरेबल बन गया। राइचस पाथ, डिमोनिक पाथ, अकेले कल्टिवेटर्स, अनगिनत एलीट्स और जीनियसेस, हीरोज और विजेता, पूरे इतिहास में वो आसमान में चमकते हुए सितारों की तरह थे। फैंग युआन उन सितारों में से सिर्फ एक था। फैंग युआन का अंदाजा बेबुनियाद नहीं था, उसके पास ऐसे बूट थे। हे चेंग से मिली इंटेल के अनुसार हे ट्राइब के गू इमॉर्टल्स ने महसूस कर लिया था कि एटीट्यूड गू हाई चाबी है। एटीट्यूड गू को ढूंढते वक्त उन्होंने अपने मेथड्स पर भी रिसर्च की। एटीट्यूड गू के ऑरा को रेप्लिकेट किया, हेवनली क्रिस्टल ईगल नेस्ट को धोखा देकर खुलवाने की कोशिश की। हे चेंग की यादों में हे ट्राइब के गू इमॉर्टल्स सफल नहीं हुए थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि कोई भी सफल नहीं हुआ था। हो सकता है किसी गू इमॉर्टल ने चुपके से हेवनली क्रिस्टल ईगल नेस्ट को खोल लिया हो, ही फैन का ट्रू इनहेरिटेंस अपने लिए ले लिया हो और किसी को पता भी ना चला हो। और हो सकता है ये कोई ही ट्राइब का गू इमॉर्टल भी ना हो। ये उदाहरण पूरे इतिहास में बहुत आम था। सबसे मशहूर उदाहरण थीविंग हेवन डेमन वेनरेबल का था। ये व्यक्ति आखिरी चोर था। अपनी जिंदगी में उसने कई गू इमॉर्टल्स के ट्रू इनहेरिटेंसेस चुराए। अनगिनत फोर्सेस उससे बहुत नफरत करती थी। फैंग युआन ने इसे कई बार जांचा, वहां सच में कुछ और नहीं था। अपने वर्तमान मेथड्स और ज्ञान से अगर उससे कुछ नहीं मिला तो शायद वहां कोई ही फैन ट्रू इनहेरिटेंस नहीं था। फैंग युआन को बहुत निराशा हुई। वो ही फैन के ट्रू इनहेरिटेंस पर निर्भर था ताकि अपने इमॉर्टल एपर्चर में वक्त की गति को धीमा कर सके। ऑफ कोर्स अब उसके पास शूडू की मदद थी, उससे इसकी फिलहाल जरूरत नहीं थी। लेकिन फ्यूचर का क्या? अगर किसी के पास बड़ी चिंताएं ना हो तो वो छोटी चीजों के बारे में चिंता करेगा।
छूडू के साथ सहयोग करना खतरनाक था, वो एक शेर से एहसान मांग रहा था, हेवंस विल भी उस भड़कने की कोशिश करेगी। भले हाई फैंग युआन को अब इसकी जरूरत ना हो, इस आश्वासन के साथ, अगर वो भविष्य में किसी मुसीबत में पड़ता तो उसके पास कई रास्ते होते। भले हाई हे फैन ट्रू इनहेरिटेंस ना हो, यह हेवनली क्रिस्टल ईगल नेस्ट रैंक 8 इमॉर्टल मटेरियल्स का पूरा नेस्ट है, इसकी बहुत वैल्यू है। असल में फैंग युआन के इमॉर्टल एपर्चर में इमॉर्टल गू के अलावा उसके बाकी सारे जमा किए गए रिसोर्सेज हेवनली क्रिस्टल ईगल नेस्ट की आधे वैल्यू के बराबर भी नहीं थे। ऑफ कोर्स इसमें डांगहे माउंटेन शामिल नहीं था। डांगहे माउंटेन और लुओपो वैली लैंग या ब्लेस्ड लैंड में थे, और गट्स गू का ट्रेड अब सिर्फ लंग या सेक्टाई संभलता था। वो हर महीने सिर्फ अपने हिस्से का मुनाफा लेता था। लेकिन ये मारा हुआ अंडा क्या है? मैं अपने ज्ञान से इसे पहचान ही नहीं पाया। अगर ही फैन का ट्रू इनहेरिटेंस अभी भी है, तो ये मारा हुआ अंडा वो क्लू हो सकता है जो ही फैन ने जानबूझकर छोड़ा हो। भले ही उम्मीद कम थी, फैंग युआन इस रास्ते पर चलने और जांच करने का इरादा कर रहा था। वो सबसे पहले ट्रेजर येलो हेवन गया, क्योंकि यहां कल्टिवेशन एक्सपीरियंस और ज्ञान भी बिकता था। जिनमेन डेसोलेट बीस्ट एनसाइक्लोपीडियाज, सदर्न बॉर्डर के नक्शे और एंशिएंट डेसोलेट प्लांट्स पर किताबें थी। फैंग युआन की डिवाइन सेंस ने आसपास देखा, सावधानी से चुना, उसने कुछ खरीदी और उन्हें देखा। पिछली बार उसने एक बड़ी मात्रा में पिल अजूर इंसेंस खरीदने के लिए लगभग 10,000 इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स खर्च किए थे। लेकिन इस महीने का मुनाफा अभी तक नहीं आया था, उसके पास फंड्स कम थे। लेकिन इन्हें देखने के बाद भले हाई फैंग युआन ने कुछ सीखा, वो इस रहस्यमयी मारे हुए अंडे के बारे में जानकारी ढूंढने में सफल नहीं हो पाया। फैंग युआन निराश नहीं हुआ, बल्कि वो थोड़ा खुश हुआ। ये मारा हुआ अंडा जितना रहस्यमयी था, इसकी उत्पत्ति उतनी ही गहरी थी, और ही फैन के ट्रू इनहेरिटेंस के क्लूज के बारे में उसकी उम्मीद उतनी ही ज्यादा थी। ये मारा हुआ अंडा बहुत ज्यादा चांस है कि एक इमेमोरियल डेसोलेट बीस्ट का अंडा है। फैंग युआन की पढ़ाई बेकार नहीं गई थी, लेकिन इस मामले में ट्रेजर येलो हेवन से मिला ज्ञान बेसिकली बेकार था, क्योंकि ये ज्ञान ज्यादातर रैंक 6 और 7 तक ही सीमित था। इमेमोरियल डेसोलेट बीस्ट के पास रैंक 8 बैटल स्ट्रेंथ थी, लेकिन रैंक 8 गू इमॉर्टल्स अपना ज्ञान ट्रेजर येलो हेवन में नहीं बेचते। उन्हें ऐसे पैसे की कमी नहीं थी। वैसे भी ज्यादातर गू इमॉर्टल्स उन्हें खरीदते नहीं, क्योंकि अपने लेवल पर वो इमेमोरियल डेसोलेट बीस्ट से इंटरैक्ट नहीं कर सकते थे। वर्तमान दुनिया में ज्यादातर इमेमोरियल डेसोलेट बीस्ट व्हाइट हेवन और ब्लैक हेवन के अंदर थे। इसके अलावा वो 5 रीजन्स के फॉरबिडन या कैटास्ट्रोफिक एरियाज में थे, जैसे नॉर्दर्न प्लेन्स के 10 महान भयानक इलाके या अर्थ रेंज और अर्थ अबिस जैसी जगहें। क्या मुझे सीधे ट्रेजर येलो हेवन में पूछना चाहिए, इस अंडे की उत्पत्ति के लिए ऊंची कीमत लगाकर? फैंग युआन ने इस बारे में सोचा और इस आइडिया को नकार दिया। यह बहुत ज्यादा ध्यान आकर्षित करने वाला था। हे ट्राइब के गू इमॉर्टल्स सभी मारे नहीं थे। विजडम पाथ गू इमॉर्टल्स आसानी से कुछ जानकारी डिड्यूस कर सकते थे। यह फैंग युआन के लिए अच्छा नहीं था। अगर रैंक 8 गू इमॉर्टल्स उसकी तरफ आकर्षित हो गए, तो वो एक प्रॉब्लम बन जाएंगे। फैंग युआन अभी तक इन अस्तित्वों का सामना करने की हालत में नहीं था। उससे ट्रेजर येलो हेवन की बेकार से ज्यादा निराशा नहीं हुई, क्योंकि वो जानता था कि उसके पास कोई है जो इस समस्या में उसकी मदद कर सकता है। वो था लंग या लैंड स्पिरिट। लैंग या लैंड स्पिरिट लॉन्ग हेयर एंसेस्टर का जुनून था। वो एक रैंक 8 गू इमॉर्टल, एक रिफाइनमेंट पाथ सुप्रीम ग्रैंड मास्टर था। वो पूरे इतिहास में मशहूर था और उसकी बड़ी प्रतिष्ठा थी। किन पाथ्स के गू इमॉर्टल्स के पास सबसे ज्यादा ज्ञान होगा? विजडम पाथ, इंफॉर्मेशन पाथ और रिफाइनमेंट पाथ। विजडम पाथ गू इमॉर्टल्स राज डिड्यूस कर सकते थे, इंफॉर्मेशन पाथ गू इमॉर्टल्स इंटेल ढूंढ सकते थे, जबकि रिफाइनमेंट पाथ गू इमॉर्टल्स को गू रिफाइन करना होता था। उन्हें बहुत सारे इमॉर्टल मटेरियल्स के बारे में जानना पड़ता था। इतिहास के सबसे बड़े रिफाइनमेंट पाथ एक्सपर्ट्स में से एक होने के नाते लॉन्ग हेयर एंसेस्टर का ज्ञान निश्चित रूप से विशाल था। फैंग युआन ने लंग या लैंड स्पिरिट से मदद मांगी। ये एक आसान प्रक्रिया नहीं थी। फैंग युआन लैंग या लैंड स्पिरिट के रवैये से परेशान था। हाल ही में लंग या सेक्ट फैंग युआन से बहुत नाखुश था। उन्हें लगता था कि वो अपने लिए कल्टिवेट कर रहा है और सेक्ट में कोई योगदान नहीं दे रहा है। ए फ्लैट लंग या सेक्ट टाइक्यू में डेवलप हो रहा था। फॉलिंग स्टार हाउंड उनके लिए समस्या पैदा कर रहा था। उनकी प्रगति इसके परिणामस्वरूप ना के बराबर थी। फैंग युआन, अगर तुम फॉलिंग स्टार हाउंड को मार दोगे, तो मैं तुम्हें हमारे इन्वेंट्री में ऐसी किताबें पढ़ने दूंगा। अगर तुम इसके बदले एक्सचेंज करना चाहते हो, तो 100 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स का इस्तेमाल करो। लैंग या लैंड स्पिरिट ने ठंडी आवाज में धीमे से कहा। फैंग युआन मुस्कुराया, मैं इसे एक्सचेंज करूंगा।
100 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स लगभग उसके पास अब सब कुछ थे। लेकिन फिर भी फैंग युआन इसे एक्सचेंज करना चाहता था। उसने ताइक्यू जाने का प्लान नहीं किया था। लैंग या लैंड स्पिरिट ने नाक से आवाज निकली। वो फिर से बोलने ही वाला था, लेकिन फैंग युआन ने कहा, फर्स्ट सुप्रीम एल्डर सच में निष्पक्ष हैं, सेक्ट के नियमों के अनुसार काम करते हैं। लैंग या सेक्ट का उत्थान निश्चित है। लैंग या लैंड स्पिरिट इतना गुस्सा था कि उसका सीना फूल रहा था। उसके बाल खड़े हो गए थे जब वो जोर जोर से सांस ले रहा था। उसने अपना गुस्सा काबू किया। मैंने सुना है कि तुम्हारा 12th हेयर के साथ गहरा रिश्ता है। मुझे याद है इस बच्चे ने तुम्हारी तारीफ की थी। हाल ही में उसने फॉलिंग स्टार हाउंड को चैलेंज किया। उससे बहुत गहरी चोट आई और उसके सारे डेसोलेट बीस्ट्स मर गए। वो बहुत उदास है। क्या तुम उससे मिलने जाओगे? चिंता के लिए शुक्रिया, फर्स्ट सुप्रीम एल्डर। फैंग युआन का चेहरा भारी और दुखी था, जैसे कि घायल 12th हेयर नहीं बल्कि वो खुद हो। किताबें एक्सचेंज करने के बाद मेन 12th हेयर के पास जाऊंगा, फैंग युआन ने विश्वास दिलाया। लैंग या लैंड स्पिरिट लाचार था। वो फैंग युआन का कुछ नहीं कर सकता था। फैंग युआन को जो चाहिए था वो मिल गया। रास्ते में 12th हेयर के क्लाउड सिटी चला गया। लेकिन वो 12th हेयर से खुद नहीं मिला। एक मोर्टल गू मास्टर ने कहा, मेरे मास्टर मेहमानों से मिलने को तैयार नहीं हैं, कृपया वापस चले जाएं। फैंग युआन का स्वागत नहीं किया गया, लेकिन वो गया नहीं। उसने चिंता से पूछा। लेकिन इस मोर्टल गू मास्टर का रवैया बहुत ठंडा था। फैंग युआन को कोई नतीजा नहीं मिला। उससे लाचारी से जाना पड़ा। अगर ब्लेस्ड लैंड में मामलों की लैंड स्पिरिट की जानकारी ना होती तो फैंग युआन ये नाटक भी नहीं करता। वो साफ जानता था, भला एक मोर्टल हेरी मैन गू मास्टर एक गू इमोर्टल के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? साफ था, उसके पीछे एक हेरी मैन गू इमोर्टल का हाथ था। और ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि 12th हेयर था, जो फैंग युआन से नाराजगी रखता था। लंग या सेक्ट के साथ मेरा रिश्ता इस मोड़ पर आ गया है। ऑफ कोर्स इसका बहुत सारा क्रेडिट 6th हेयर को जाता है। लैंग या सेक्ट की बहुत वैल्यू है। मुझे भविष्य में इसके साथ अच्छे रिश्ते को रिस्टोर और मेंटेन करना होगा, लेकिन ये कोई जरूरी मामला नहीं है। अपने क्लाउड सिटी वापस आकर उसने जानकारी चेक की और निराश नहीं हुआ। तो ये एंडर अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल है। फैंग युआन का दिल कांप उठा। अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल्स रैंक 8 बैटल स्ट्रेंथ वाले इमेमोरियल डेसोलेट बीस्ट्स थे। हैरानी के बाद फैंग युआन खुशी से भर गया। उसने महसूस किया उसकी कड़ी मेहनत बेकार नहीं गई थी। अगर ये अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल का अंडा था तो हे फैन का ट्रू इनहेरिटेंस अभी तक चुराया नहीं गया था। वो उसका इंतजार कर रहा था। चैप्टर एंड।